लक्ष्मी माता। नमस्कार, अभी हम पटना जंक्शन पे हैं और आपको बता दें कि बिहार में जो है अक्टूबर के महीने में यानी कि 2 तारीख को जो है जातीय जनगणना का रिपोर्ट आई थी, लेकिन अभी तक क्या जातीय जनगणना से अभी तक लोगों को कुछ फायदा पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। जिस तरह से सरकार कहती है कि जितनी जिसकी जाति है उतनी उसकी भागीदारी मिलेगी, इसी पर बात करेंगे। जातीय जनगणना की जो है अक्टूबर में आई थी सर्वे रिपोर्ट, जिसमें कहा गया था कि जिसकी जाति उसकी उतनी भागीदारी। लमसम 2 से 3 महीना हो गए हैं, लेकिन क्या कुछ नहीं, जातीय जनगणना जो हुई उससे फायदा कुछ होगा लोगों का? देखिए, सबसे पहली बात की एक बात बताइए, गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी जाति और धर्म देख के आती है? नहीं आती है। तो आरक्षण जो है इकोनॉमी के आधार पे मिलना चाहिए, पर्सनल डिसेबिलिटी के आधार पे मिलना चाहिए, फैमिली बैकग्राउंड के आधार पे मिलना चाहिए। गरीब अगर वो मतलब किसी निम्न जाति का है, मतलब कि किसी भी तथाकथित किसी भी जाति का है, तो वो गरीब होगा, इसकी क्या गारंटी है? हमारे पड़ोसी राज्य झारखंड, उनके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी आदिवासी समाज से आते हैं। कल उनका बेटा बेटी बोलेगा हमको आरक्षण दीजिए, ये तो हास्यास्पद बात है। पिताजी आपके मुख्यमंत्री और आप आरक्षण मांग रहे हैं जाति के आधार पर, तो इकोनॉमी के आधार पर आरक्षण होना चाहिए। 18-20 बीघा जमीन में तो राशन चाहिए, हमरा का जवाब दिए। अंकल किसने लिया 20 बीघा जमीन पर राशन? 50 को के साथ दिखाई कहाँ जो ले रहा है उसको 50 को। तो अंकल राशन देने का क्या नियम है? जिसके पास सरकारी नहीं, जैसे अभी जो नया नियम निकला है, जिसके पास सरकारी नौकरी नहीं है, जिसके पास सरकारी नौकरी नहीं है, अंकल मेरे पास हर चीज का सबूत, हम झूठ नहीं बोलते हैं। नियम क्या है? सरकार नहीं, राशन का नियम क्या है? जिसके पास सरकारी नौकरी नहीं है उसके परिवार को राशन दिया जाएगा। तो अब किसके पास कितना बीघा जमीन से क्या मतलब है? सरकारी नौकरी नहीं है, राशन लीजिए आप, खत्म कहानी है। बात कर रहे थे जातीय जनगणना का 2-3 महीना हो गया, अक्टूबर में रिपोर्ट आई थी, ठीक नहीं? तो उसमें लिखा, यही सरकार यही कह रही थी कि जिसकी जाति जनगणना जिसकी जाति है उतनी भागीदारी मिलेगी। 2-3 महीना हो चुके हैं, क्या कुछ लग रहा है फायदा हो रहा है जाति जनगणना हुआ है तो? हमारे देश को देख करके दूसरा भी जगह हो रहा है जाति जनगणना। कहाँ हो रहा? और जगह देखिए, आज पेपर में पढ़े हैं, दिमाग में नहीं है, न्यूज में देख लीजिएगा, ठीक है? हाँ, पढ़े हैं पेपर में। 17% आबादी यहाँ मुस्लिम की है, आप 17% भागीदारी दिखाइए गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी में मुस्लिम की। 15% आबादी यादव समाज की है, आप 15% भागीदारी दिखाइए यादव समाज की। 10% फॉरवर्ड कास्ट, हिंदू फॉरवर्ड कास्ट दिखाइए, 10% भागीदारी कहाँ है? ज्यादातर जॉब में हिंदू फॉरवर्ड कास्ट की हावी है हर जगह। मुस्लिम को तो लोग गवर्नमेंट जॉब देना ही नहीं चाह रहा है। अब पता नहीं कारण क्या है, क्योंकि उनको पढ़ाई को प्रमोट नहीं किया जाता है। उनको उनके पढ़ाई को प्रमोट मुस्लिम को जॉब नहीं मिलता है? मिलता है सर, बहुत मतलब कम संख्या में। थोड़ा बताओ। एक अब्दुल, भारत में कितने मुस्लिम है ये बताइए? हम तो हिंदू बने, लेकिन भारत में कितने मुस्लिम है? बहुत सारे का पढ़ा नहीं हुए ना कुछ। अरे सुनिए ना, भारत में कितने मुस्लिम है? तकरीबन 16%। 14 अगर 142 करोड़ की आबादी को ले लें तो लगभग 22-23 करोड़। 22-23 करोड़ में एक राष्ट्रपति बन गए एपीजे अब्दुल कलाम। बाकियों के बारे में कौन सोच रहा है? अच्छा, लायक रहे तब ना बाबू, कैसे मोदी जी बन गए? उस लायक बनाने के लिए सरकार योजना क्यों नहीं ला रही है? क्यों उनको स्कॉलरशिप चाय बेच के बन गए खाली? अरे उनको स्कॉलरशिप दे, उनको पढ़ाई का अच्छा टीचर दे, अच्छा माहौल दे, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दे। वैक्सीन तो लगा ही। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि जिसकी जितनी जाति उतनी उसकी भागीदारी अक्टूबर महीना में आई थी, जिस दिन 2 अक्टूबर को शायद गांधी जी का जन्मदिन मनाया जाता है, उसी दिन को आई थी। तो क्या लग रहा है 2-3 महीना हो चुके हैं, इसकी फायदा जो है दिखाई देगी जनता को? जिसकी जितने भागीदारी उसकी हिस्सेदारी। ऐसी सरकार एक केंद्र सरकार की बिहार सरकार देखिए, जो हिस्सेदारी का जहाँ तक मसला है और भागीदारी का जहाँ तक मसला है, ये मसला मेरी समझ से ये पूर्ण रूप से राजनीतिक मामला है। ये जातीय जनगणना हुआ है, पूरा राजनीतिक माहौल बना दिया गया है। नहीं, जातीय जनगणना अगर वो सही मायने में करके विकास का मापदंड तय होता हो या विकास का मानक बनाया जाता, मॉडल तैयार किया जाता है कि हम इस आधार पर अगला प्लानिंग क्या करेंगे, स्टेट का प्लानिंग क्या होगा, रोड क्या बनेगा, रोड मैप क्या बनेगा, ब्लॉक का डेवलपमेंट क्या होगा, स्टेट का डेवलपमेंट क्या होगा, वो चीज अगर प्लानिंग वे से हो, कोई इसका एडवाइजर हो, इसका एक प्लानर हो, तब तो ठीक है। लेकिन हमारे साथ दिक्कत क्या है, प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के साथ, हमारे प्रदेश के जो भी मुख्यमंत्री होते हैं या जो भी मंत्री होते हैं या जो कमिश्नर होते हैं, जो आईएएस होते हैं, उनकी मानसिकता थोड़ा सामंतवादी सोच की होती है। ये सामंतवादी जो सोच है कोई जाति विशेष से नहीं है। आपका कुर्सी ऐसा है, आप पैसा वाला बन गए तो हम सामंतवादी सोच के होगा, छोटे जाति का भी है, कोई मतलब नहीं है। आप कुर्सी पर बैठ गए, तो मेरा जो कहना, ये स्टेट डेवलप क्यों नहीं कर पा रहा है?
जबकि इसके पास नई नई स्कीम तकरीबन नए स्कीम के लिए काम होना चाहिए ना। फॉरेन से बनाओ, एडवाइजर बुलाओ। बिहार के कितने लड़के हैं जो विदेशों में, अन्य विदेशों में जाकर अपना नॉलेज, अपना बुद्धि, अपना दिमाग, अपना टैलेंट, अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। उन बच्चों की खोज होनी चाहिए और बिहार बुलाइए उनको, उनको सम्मान दीजिए। सिर्फ माला पहना के, ताली पिटवा के, अब मिठाई के पैकेट बांट के, ये राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। विकास के मामले में कोई जातिवाद नहीं, विकास के मामले में कोई धर्म का मामला नहीं। विकास सिर्फ विकास चाहता है, विकास होना चाहिए। अभी सर बोले कि बाहर के लोगों को यहाँ बुलाइए, तो यहाँ पर बुलाने के लिए आपको उसी लेवल का इंडस्ट्री लगाने होंगे, उस लेवल के फैक्ट्री बनाने होंगे, उस लेवल के कंपनी खोलने होंगे, उस लेवल के। तो ये हमारे सरकार को मापदंड तय करना चाहिए ना, आप कितना फैक्ट्री लगा रहे हैं, कितना इंडस्ट्री लगा रहे हैं, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो आखिर वहाँ से बच्चों को बुलाना है तो अच्छी बात नहीं है, उनको यहाँ सेटल करेंगे, रोजगार देंगे, तब तो वो आएंगे। मेरा ये कहना है कि उनसे एडवाइस लीजिए। हाँ। वो अपना एडवाइस दूसरे को दे रहे बिहार के लड़कों हैं। को मैं अंदर- जानता हूँ व्यक्तिगत रूप से, मेरे ही फैमिली का एक दो लड़का ऐसा है जो यूएसए गवर्नमेंट को अपना एडवाइस दे रहा है, और वो उनको जो है कोई नहीं बुला रहा है। उसको अपने देश में वो छटपटाता है, बोलता है। बिल्कुल है। हम कह रहे हैं कि आजादी के इतने दिनों तक बिहार में इंडस्ट्री क्यों नहीं हो पा रहा है? तो सर ये नहीं हो पा रहा अरे था, 38 जिला है ना, 38 जिला में 38 इंडस्ट्री बनाइए। ये सरकार को तय करना चाहिए ना। वातावरण दीजिए। बिजनेसमैन देखिए, बिहार के बारे में मार्केट में बहुत अफवाह भी है, गलत सलत अफवाह है कि बिहार ऐसा मामला है नहीं। और अदर स्टेटों में हम लोग घूमते हैं, अदर स्टेट वाला लोगों को भी देख रहे हैं, समझ रहे हैं। बिहार में हर हाल में सारा काम छोड़ के इंडस्ट्री वाले को बुलाइए, बिजनेसमैन को पटिया के लाइए कि बाबू रे चलिए मेरे बिहार में, आपको क्या चाहिए? हम आपको रोड देते हैं, सड़क देते हैं, बिजली देते हैं, प्रशासन देते हैं, सुरक्षा देते हैं। लेकिन आप हर हाल में वैसा कंपनी बनाइए कि जिसमें कम से कम 10,000 लड़कों का रोजगार हो जाए। चाचा अभी जिस तरह से बात बोल रहे थे कि हमारे यहाँ दो बच्चे हैं जो यूएसए को एडवाइस देते हैं प्रोजेक्ट के लिए, नहीं। अब देखिए समस्या इस बात की है कि बिहार में ये कमियां है नेताओं में कि वो दूसरे से ज्ञान लेंगे नहीं, क्योंकि उनको अकड़ है कि हम एक पद पे हैं। अब इसका गरिमा हम जानते हैं, लेकिन क्या गरिमा जानते हैं? हालांकि बिहार की जनता उनकी औकात जानती है, समझ गए। समस्या इसी बातें को लेकर के है, तो आप इसे कैसे देखते हैं? चाचा जो बोल रहे हैं इसे कैसे देखते हैं? देखिए सबसे पहली बात कि बिहार में इंडस्ट्री तब आएगा जब यहाँ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को आसान किया जाएगा। जैसे कि बिजनेसमैन को टैक्स में कटौती, उनको तुरंत कोई भी लाइसेंस, कोई भी फैक्ट्री खोलने के लिए लाइसेंस तुरंत दिया जाए। 10-10 ऑफिस में आप दौड़ाते हैं उनको, 10 तरह के कमीशन वसूलते हैं, तो इस तरह से कोई बिजनेसमैन यहाँ आना नहीं चाहिए। और दूसरा, यहाँ पर सबसे पहले तो ये गुंडा राज खत्म करना होगा, क्योंकि कोई भी कंपनी खोलने आती है तो लोग उससे कमीशन का मांग करते हैं, उनको तोड़ा जाता है, उनको हमला किया जाता है। तो ये सब चीजों का ये सुविधा योगी जी में यही ना फर्क है। हाँ नहीं, योगी जी में यही ना फर्क है। योगी जी ने क्या किया? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहाँ किया? क्रिमिनल को शांत किया, सारे बिजनेसमैन को बुलाए, उनको टैक्स में छूट दिया, उनको जगह अलॉट किया, फ्री ऑफ कॉस्ट उनको जगह अलॉट किया। क्यों? क्योंकि वो फैक्ट्री बनाएंगे, हमारे लोगों को रोजगार देंगे, और वो जो रोजगार लेगा फिर हमको टैक्स देगा। तो इससे क्या विकास हुआ? पहले रोजगार मिला, फिर हमको टैक्स मिला, हम एरिया संभाल दिए। तो ये हमारे मुख्यमंत्री को तय करना होगा। लेकिन हम बिहार वालों का तो ये किस्मत खराब है कि हमारे बिहार में जिसके पास हाईएस्ट सीट है वो डिप्टी सीएम है। हमारे बिहार में देखिए सबसे हाईएस्ट सीट किसके पास है? राष्ट्रीय जनता दल, वो है डिप्टी सीएम। जिसके पास सेकंड हाईएस्ट सीट है वो है विपक्ष का नेता, और जिनके पास थर्ड हाईएस्ट सीट है हमारे महान माननीय मुख्यमंत्री। तो ये हमारा दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है? यही प्रजातंत्र है। आप थर्ड नंबर के पार्टी को मुख्यमंत्री बनाया है और फर्स्ट नंबर का पार्टी डिप्टी सीएम। तो हमारे यह नया डिप्टी सीएम जो है, नया डिप्टी सीएम एक्टिव है। मार्केट में जो भी हल्ला हो कि पढ़ा लिखा है कि नहीं है, नहीं है, लेकिन उसके जितने भी इंटरव्यू मैं देख रहा हूँ, जो भी लॉजिक मैं सुनता हूँ, जो भी बातें होती है, इतना क्लियर कंसेप्ट है कि यूथ का वो रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, वो काम कर सकते हैं। उनके पास वैसा सर्किल भी है। मुझे मालूम है कि उनके अगल बगल जो लोग बैठे हैं वो 1-2 लोग ऐसे हैं। अभी हाल ही में जो है 350 के आसपास शायद कंपनियों को बुलाया गया है मीटिंग के लिए, सर्वे रिव्यू हुआ है। ज्ञान भवन में मेला भी लग गया था। उद्योगपति से मुलाकात भी किए हैं बिहार के सीएम वगैरह, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी। तो क्या लग रहा है अभी जो तेजस्वी यादव हैं, जो नीतीश जी हैं, चलिए नीतीश जी चले पुराना रह गए राजनीतिक, लेकिन ये नए हैं, तो क्या लग रहा है ये जो युवा है तो आगे बिहार को ले जाने में सक्षम हो पाएंगे? तेजस्वी यादव मेंटली मैच्योर्ड आदमी है, उम्र के हिसाब से मैच्योरिटी है, इसलिए कि वो आईपीएल वगैरह खेल चुका है। उसका एटमॉस्फेयर जो है
बिहार वाला कम है, अदर वाला अदर एटमॉस्फेयर उस मानसिकता का व्यक्ति है, वो कुछ करना चाहता है। अगर उसके पास अगर उसका अच्छा माने उसका पीए पीएस या उसका जो कनेक्टिविटी वाले लोग अच्छे रहे, जैसे मैं जहाँ मैनेजमेंट जो उसका होता है। मैनेजमेंट मैं संजय यादव के बारे में पता किया हूँ, तो वो पता चला कि वो अमेरिका में एक बहुत बड़ी कंपनी में सीईओ पोस्ट पे थे, उन्होंने छोड़ के यहाँ आए। तो वो हाँ संजय जी के बारे में कंप्यूटर आईटी सेल सारा वो संभालते हैं, देखते हैं। तो पहले आरजेडी का जो लुक है, जो चेहरा है, जो उसका जो तेवर था, जो सिस्टम था, वो उसमें मतलब बदलाव आ गया है। वो लाठी से अब थोड़ा कलम भी उसमें घुस गया है, कंप्यूटर घुस गया, लैपटॉप घुस गया, सब घुस गया। ये है। दूसरा चीज क्या है, बिहार को 7 दिवसीय 7 डेज एक प्रोग्राम बनाना होगा इंडस्ट्री को डेवलप कराने के लिए, कि हम इंडस्ट्री को कैसे डेवलप करें बिहार में। जैसे ये भाई साहब बता रहे थे, ये सब लोग थे, तो इंडस्ट्री एक से एक आदमी, स्मार्ट आदमी जो बिहार में है, लेकिन अदर स्टेट उसको कॉल कर लेते। झारखंड भाग जा रहा है, बंगाल भाग जा रहा है, उड़ीसा भाग जा रहा है, बिहार क्यों नहीं जा रहा? अब और एक चीज और है, इंडस्ट्री डेवलप करने के लिए आपको टूरिस्ट सेंटर को भी डेवलप करना होगा, उसको कुछ देना होगा, ऐसा एटमॉस्फेयर, वैसा लाइटिंग, वैसा रोड, वैसा ऐसा इंडस्ट्रीज लोगों को बुलाया आता है 3 घंटा के लिए, डिलीवर करता है, इंग्लिश में लेक्चर दिया, डिलीवर किया, हाथ हिलाया, पानी पिया, फ्लाइट पकड़ा, चल दिया, फिर वो भूल गया कि बिहार हमको जाना है। 7 दिन का उनको प्रोग्राम बायजप्ता होना चाहिए, उनको रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, और उसको रिक्वेस्ट किया जाए कि 7 दिन आप बिहार रहिए, अब मेरे साथ बिहार घूमिए, हमको खुद आप बताइए कि बिहार को हम कैसे बिहार बनाएं, बिहार को हम कैसे बिहार बनाएं। हम आपसे आरजू मिन्नत कर रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अपना ब्रेन दीजिए, आप पैसा हम लोग कर देंगे, हम लोग सब बिहारी बहुत कर्मठ होता है, अदर स्टेट में जाकर बिहारी उसको आगे बढ़ा सकता है, अपने स्टेट को नहीं बढ़ा सकता है। तो मेरा बस इतना रिक्वेस्ट है, स्पेशल एक, और इस पर एक चीज और होना चाहिए, विधानसभा में एक विधानसभा में विधानसभा में इस पर एक स्पेशल संसद का, विधानसभा का विशेष सत्र चलना चाहिए। सिर्फ सत्र में ये बात होगी, एक सप्ताह सिर्फ उद्योग धंधों पर बात होगी। आपका फिल्म उद्योग भी चाहिए बिहार को, आपका जो साउथ इंडिया फिल्म इंडस्ट्री में पूरा की है, बस फिल्म उद्योग की स्थापना नहीं हो पाई, हर बार मीटिंग होती है, हर बार बयानबाजी होता है, फिल्म उद्योग पर हम लोगों ने कई बार लिखा भी, पढ़ा भी, वो आपका पूरा है। यहीं का आर्टिस्ट बाहर चला जा रहा है, पंकज त्रिपाठी, मनोज वाजपेयी, शत्रुघ्न सिन्हा वगैरह, सीनियर वगैरह, ये लोग। तो मेरा कह कि उद्योग स्थापना अगर कीजिएगा फिल्म उद्योग, तो आर्ट एंड कल्चर को डेवलप मिलेगा। बिहार में बहुत चांस है, बिहार तो ऐसा स्टेट बन सकता है कि कई कंट्री का लोग, कई देशों का लोग बिहार आना चाहेगा, और इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी चाहिए। बिहार में 3-4 जगह आपका जो बिहार का सबसे जो साइड वाला एरिया किशनगंज, जो बॉर्डर लाइन टच करता है नेपाल को, वेस्ट बंगाल को, और ये उस एरिया को हब बनाना चाहिए। उसको एकदम अछूता छोड़ दिया गया है, वो नेपाल टच कर देता, पश्चिम बंगाल टच करता और बांग्लादेश टच करता, वो उसको बनाया, दार्जिलिंग बगल में आता है, उस सब एरिया को क्यों नहीं फोकस करती है? अधिकतर जितना भी विकास हो रहा है सिर्फ नालंदा में हो रहा है। तो यहाँ तो भाई इनका विकास करने का जो सोच है, वो इनका गृह जिला ज्यादा है। आप भागलपुर छोड़ दे रहे हैं, सासाराम छोड़ दे रहे हैं, आप उधर छोड़ दे रहे हैं, सीतामढ़ी छोड़ दे रहे हैं। 38 जिला है, 38 जिला को 38 जिला का प्रोग्राम बनाइए। और हम तो कहेंगे कि आप 38 जिला छोड़ दीजिए, सारा अनुमंडल को पकड़िए, 500 टोटल अनुमंडल है, और उसी में सारा प्रोजेक्ट बना दीजिए, हर जगह से झट 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 आदमी खड़ा हो जाएगा। और कनेक्टिविटी कर दीजिए रोड को, जहाँ नौका का ये सब डिजाइनिंग, कलकत्ता जाकर देखिए ना, शहर में शाम के वक्त में घूमिएगा, कितना सुंदर लगता है। तो आर्ट एंड कल्चर को डेवलप करना होगा सर।